when you see a woman, the most common thing that she would say कि बच्चा सकल ही नहीं कर रहा है. तो कभी कभी मानो अगर बच्चे ने शॉर्ट फीड लिया तो वो शायद 2 घंटे से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप ले सकता है. दैट बच्चा पूरी रात फीड के लिए रोता रहा बट एडिक्वेट फीड नहीं आया और हमने जैसे ही टॉप फीड दिया बच्चे ने फीड लिया, पेट भरा और वो सो. Sometimes when it comes with bleeding, it is even more, all the more trouble, and the mom guilt, which is a real thing. Even if the woman is well counseled, उसने सारी क्लासेस लिया, सब पता है, उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन है, बट somehow environment में इतना सपोर्ट ही नहीं होता कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज कर सके. बॉटल का निपल जो है बहुत elongated होता है एंड ब्रेस्ट का निपल इतना elongated नहीं होता. प्लस वी डू नॉट हैव एन एरियोला इन द बॉटल. What is cluster feeding and how does it coincide with the growth of the baby? Hi all, welcome to another episode of Fertility Focus. सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो 100% न्यू मदर्स फेस करती है वो होती है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड. तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स कॉमन प्रॉब्लम्स, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट मनीषा, हु इज अ वुमेन हेल्थ कंसल्टेंट एंड अ लैक्टेशनल काउंसलर प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 10 years. वेलकम मनीषा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट. सो हमारे बहुत व्यूअर्स जो हैं बेसिकली दे आर द वंस हु आर सीकिंग कंसेप्शन, या फिर वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं और डिलीवरी हो गई है. एंड वी हैव सीन दैट जब भी हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, सो उस पर बहुत कमेंट्स, बहुत क्वेरीज आते हैं. एंड डे टू डे ओपीडी में भी डिलीवरी होने के बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम फर्स्ट डे राउंड पे इनकाउंटर करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग. सो हम चाहेंगे कि आप वो जो कॉमन डाउट्स हैं उनको आज इस पॉडकास्ट में आंसर करें. तो सबसे पहला एक बात होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग आखिर कब शुरू करना चाहिए. हम जब अपना एंटीनेटल रजिस्टर फिल करते हैं, सरकार भी कहती है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन 1 hour. सो हाउ एंड व्हाट इज़ द टेक ऑन दिस कि ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना चाहिए? आइडियली जैसे हम बताते हैं, गाइडलाइंस ऑल्सो टॉक अबाउट कि फर्स्ट आवर, जैसे उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, उसको गोल्डन आवर ऑफ बर्थ बोलते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट आवर आफ्टर द बर्थ ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए, बिकॉज वो वाइटल होता है बेबी के लिए और मदर के लिए. तो उसको और सिंप्लीफाई करते हैं मदर्स के लिए, हम बोलते हैं दैट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन दैट द बेबी गेट्स. सो बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वो फर्स्ट मिल्क जो कोलेस्ट्रॉम बनता है ब्रेस्ट में, दैट इज़ व्हाट द बेबी रिसीव्स, और बेबी के सिस्टम को फंक्शन करने में वो हेल्प करता है. सो आजकल तो इवन नॉर्मल डिलीवरी जब होती है वजाइनल, हम बेबी डिलीवर आउट होते ही मदर की ब्रेस्ट पे फीडिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं. उससे क्या होता है, यूट्रस भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होता है, ब्लीडिंग कम होती है, तो रिकवरी का प्रोसेस तभी से शुरू हो जाता है. सिजेरियन में हालांकि थोड़ा सा देर हो जाता है, हम कॉर्ड क्लैम्प करके पीडियाट्रिशियन को देते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही मदर इज़ फाइन हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं. बहुत कोशिश रहती है हाँ उस 1 घंटे को हम यूटिलाइज कर सकें. बट ब्रेस्ट फीडिंग जब हम, ये वाला तो शुरू का हो गया, बट जब हम उसके बाद देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, सो when you see a woman, the most common thing that she would say कि बच्चा सकल ही नहीं कर रहा है. So what is your input on that कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब बच्चा सकल ही नहीं कर रहा है on day 1 of delivery? What is it? So फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चा सकल क्यों नहीं कर रहा है. इट कुड बी शायद वो फर्स्ट फीड ना हुआ हो, या फिर वो डिलेड हुआ हो. अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से मदर एंड बेबी आर सेपरेटेड, उससे भी हो सकता है व्हेन देयर इज़ दैट डिले इन फीडिंग, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूला फीडिंग जो हम देते हैं बेबीज़ को, इफ़ दैट इज़ इंट्रोड्यूस, जैसे उसको प्री लैक्टियल फीड्स बोलते हैं, अगर वो दिया जाता है दैट कैन डिले और कॉज डिफ़िकल्टी एंड डिस्कम्फर्ट्स इन द मदर एंड बेबीज़ जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो बहुत ज़रूरी होता है पहली चीज़ तो उनको एक प्री नेटल एजुकेशन देना कि हमें कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करना है, रादर देन गिविंग द मदर बॉक डाउन एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन throwing at them after the birth of the baby, and when they are already surrounded by so many ki I'm not able to do this, I don't have this, I can't do that. बहुत सारे क्वेरीज आ जाते हैं. आप ये लैक्टेशनल काउंसलिंग प्रेगनेंसी में कब एडवाइस करते हैं और क्या इसमें बताते हैं?
सो प्रीनेटल एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंड वी स्टार्ट इट एट थर्ड ट्राइमेस्टर इटसेल्फ. जैसे हम लेबर क्लासेस कराते हैं, उसी के साथ साथ वी आस्क देम टू जॉइन अप फॉर योर प्रीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस, जिसमें हम पूरा का पूरा बेसिक्स बताया जाता है कि मिल्क कैसे बनता है, कैसे बॉडी प्रिपेयर करता है, कैसे बेबी का टमी ग्रो होता है. वी गिव देम इंसाइट्स ऑन हाउ थिंग्स वुड गो, क्या चैलेंजेस हो सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उनको समझाते हैं लैचिंग, बिकॉज काफ़ी मदर्स पोस्टपार्टम में यही बोलते हैं कि लैच नहीं कर रहा मेरा बच्चा. लैचिंग क्या होता है? Latching is basically where the baby holds the breast in the mouth. उसमें 4 components हम बोलेंगे. तो we'll talk about from the breast, we need the baby to latch onto the nipple and the areola. And baby needs to use the tongue and their palate, the upper roof of the mouth. तो these are the 4 components which secures, creates a vacuum और एक teat बनता है, उसको बोलते हैं latching. So देन अगर वो अच्छा लैच करेंगे, दैट इज़ व्हेन द बेबी विल सकल वेल रिदमिक मैनर में, एंड बेबी विल स्टार्ट रिसीविंग द मिल्क. तो बच्चा सकल तो करना शुरू करता है, पर 4-5 सकल के बाद सो जाता है. दैट्स अ वेरी वेरी आई वुड से अ कॉमन थिंग दैट मदर्स टॉक अबाउट. तो इट इज़ नॉट अबाउट एक्चुअली सो जाना. तो सकिंग का जो एक पैटर्न होता है, बच्चा जो है प्रीनेटली, जैसे हम प्रिपरेशन बोलते हैं, बच्चे ने अपना प्रीनेटल प्रिपरेशन कर लिया है. वूम में दे लर्न द पैटर्न ऑफ सकलिंग, बट उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स उन लोग सीखते हैं, सकिंग एंड स्वॉलोइंग, बिकॉज थम सकिंग करते हैं. काफ़ी मदर्स जो लकी होते हैं उन लोग को स्कैन में दिखने भी मिलता है. सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. जैसे ही आफ्टर द बर्थ द बेबी लर्न्स द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज़ स्वॉलोइंग एंड ब्रीदिंग. सो इट गोज एज अ रिदमिक सकिंग पैटर्न जो हम बोलते हैं, इट इज़ सक स्वॉलो ब्रीथ. दैट इज़ हाउ टू. सो दे ऑलवेज टेक अ पॉज स्वॉलोइंग और ब्रीदिंग के लिए. तो वो बच्चा सो नहीं जाता है, वो रुक जाते हैं, बिकॉज दे नीड टू स्वॉलो द मिल्क जो कलेक्ट किया है सकिंग करने से, एंड उनको ब्रीदिंग भी कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है बिटवीन द सकल्स. तो दैट इज़ वाई इट इज़. अगर बच्चा बाई चांस जो फॉल्स ऑन ब्रेस्ट जो हम बोलते हैं, प्रॉपर स्लीपिंग, दैट इज़ जब वो रिज्यूम ही नहीं करेंगे, एक रेगुलर सकिंग पैटर्न दिखता नहीं है, एंड दैट्स यूजुअली द कॉमन कॉज इज पुअर लैचिंग. उसमें तो कितनी देर फीड कराना एडिक्वेट होता है ड्यूरेशन वाइज? हाँ जी, कि कितनी देर अगर फीड कराया तो हाँ इतना ठीक है बच्चे को कराना, क्योंकि इसमें सकिंग हुई, स्वेलिंग हुई, फिर कुछ देर ब्रीदिंग हुई, फिर दोबारा ये हुआ और कुछ देर बाद बच्चा सो गया ब्रेस्ट पे. तो अब कितनी देर फीड कराना इसमें एडिक्वेट है? कुछ लोग सोचते हैं हमने आधा घंटा करा लिया तो बहुत है. व्हाट इज़ द साइन हाउ द मदर कैन सी के एडिक्वेट फीडिंग हो गई है? सो आइडियली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पैटर्न होता है, हर बच्चे का फीड या डिमांड अलग ही होता है. सो एक डिफाइंड टाइम नहीं बोलेंगे, बट ऑन एन एवरेज न्यूबॉर्न बेबीज़ का होता है ड्यूरेशन समवेयर बिटवीन 15 to 30 minutes और प्रॉबली अप टू 40 minutes और सो. उतने टाइम में अगर एक अच्छा लैच है तो आराम से उन लोग का पेट भर के एक फीड ले लेंगे, एंड देन दे टेक अ गैप ऑफ 2-3 hours एंड देन दे गो ऑन विद द नेक्स्ट फीड अगेन. तो उतना ड्यूरेशन काफ़ी होता है, वो वेरी करता रहेगा. कभी शॉर्ट फीड्स लेते हैं, जैसे 15 मिनट हो गया, कभी थोड़ा लॉन्ग फीड लेंगे, शायद 1 ब्रेस्ट से या कभी कभी 2 ब्रेस्ट से भी, and it will go up to say half an hour, 40 minutes also, which is an ideal good time I would say. तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेबी का इंटरेस्ट देखना. जब वो ब्रेस्ट की तरफ होता है, जब वो हंग्री होते हैं, दे हैव देयर साइंस लाइक रूटिंग, सकिंग, वांटिंग द ब्रेस्ट, वांटिंग द मदर. सो अगर वो फीड करते करते ज़्यादातर बच्चे सो जाते, दे फीड टू स्लीप, विच इज़ अ नॉर्मल रूटीन फॉर द बेबी. तो दे टेंड टू फीड गो टू स्लीप. दूसरा, they will always pout their lips close. They'll show disinterest towards the breast. They'll turn over. तो they don't show that they want. They are done. है ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो सो ही जाए. तो these are your signs which tells that the baby is full. Now you can slowly then switch to burping the baby. Is burping mandatory after every feed? Yes, it is very important to burp the baby. It's called as winding. Basically, there is, as they suckle, some amount of gas like air can get entrapped inside. तो अच्छा लैच जो हम बोलते हैं डीप लैच, उसमें भी थोड़ा बहुत
एयर तो Air चला जाता ही है. सो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिलीज़ नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज़ आर दे डोंट मूव अबाउट, दे आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड. सो वो गैस रिलीज आउट नहीं होता है, तो वो सेटल हो जाता है सिस्टम में, एंड देन इट लीड्स टू गैस्ट्रिक ट्रबल, या फर्दर जाके उसको कॉलिकी बेबी बोलते हैं. सो टू सेटल अप दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्प द बेबी आफ्टर एवरी फीड. और फीडिंग का इंटरवल कितना रखना चाहिए, 2 फीड्स के बीच में कितना गैप होना ऑन चाहिए? एन आइडियल न्यूबॉर्न बेबी का तो 2 to 3 hours इज़ अ गुड फीड. एटलीस्ट वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द मदर कैन नॉट बी कॉन्स्टेंटली जस्ट फीडिंग. सो दैट 2-3 hours ऑफ इंटरवल इज़ ऑल्सो बिकॉज द मदर नीड्स रेस्ट. बट समटाइम्स यू कैन वेरी इट. जैसे हम बोलते हैं, फीडिंग शुड बी ऑन डिमांड, एंड वी यूजली एनकरेज मदर्स कि बाय द एंड ऑफ 1 month आप उसको ऑन डिमांड फीड कीजिए. ऑन डिमांड का मतलब है जब बच्चा मांगे. सो दैट कैन वेरी बिटवीन 1 to 4 hours. आइडियल 2-3 hours, बिकॉज उतना तो टाइम चाहिए मदर्स को. बट कभी कभी मानो अगर बच्चे ने शॉर्ट फीड लिया, तो वो शायद 2 घंटे से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप ले सकता है. या अगर बहुत अच्छा लंबा फीड लिया है, हैवी फीड लिया है, तो वो लंबा गैप लेके क्लोज टू 4 hours तक भी हो सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल. बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब मैं डे 2 पे पेशेंट से मिलती हूँ हॉस्पिटल में आफ्टर डिलीवरी, दैट बच्चा पूरी रात फीड के लिए रोता रहा बट एडिक्वेट फीड नहीं आया, और हमने जैसे ही टॉप फीड दिया बच्चे ने फीड लिया, पेट भरा और वो सो गया. So how do you handle this query? Because we feel that the milk production is suboptimal or it is just inappropriate to the requirement of the baby. और हर बार रोने का मतलब फीड लेना नहीं होता है. सो ये एक मदर को कैसे पता चलेगा कि बच्चा फीड के लिए रो रहा है या किसी और चीज़ के लिए रो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये समझना कि न्यूबॉर्न बेबी का स्टमक साइज कैसे डेवलप हो रहा है, एंड इट डेवलप्स डे बाय डे. तो एट बर्थ बेबी का स्टमक साइज़ बहुत छोटा सा होता है, एट द साइज़ ऑफ अ ग्रेप आई वुड से. सो 24 hours में वो कोलेस्ट्रॉम स्मॉल क्वांटिटी होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, वो उतना काफ़ी हो जाता है. जैसे डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, जहाँ पे हम ये नोटिस करते हैं कि काफ़ी मदर्स बोलते हैं कि बच्चा इज़ ओवर द नाइट क्राइंग एंड नॉट सेटल्ड एंड ऑल ऑफ दैट. इट इज़ बिकॉज धीरे धीरे विथ एवरी फीड, एवरी पासिंग टाइम, द बेबी स्टमक इज़ ग्रोइंग, थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से बेबी का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है. तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर फीडिंग, जहाँ बच्चा फ्रीक्वेंटली मांगते हैं. दिस इज़ अगेन अ नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज बेबी नीड्स टू क्रिएट दैट डिमांड ऑन योर ब्रेस्ट. जब तक बच्चा मांगेगा नहीं, जब तक बच्चा लैच नहीं करेगा, आपका बॉडी कैसे उसको इम्प्रोवाइज करके क्वांटिटी बढ़ाएगा. ब्रेस्ट फीडिंग में एक फॉर्मूला चलता है, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड बच्चे से आता है, सप्लाई आपका बॉडी अपने आप पिकअप करके बढ़ा देता है. सो जस्ट लिसन टू योर बेबी, उसकी साइंस को पिकअप करो एंड जितना फीड बच्चा चाह रहा है ऑन डिमांड करो, सो दैट योर ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो इम्प्रूव्स अकॉर्डिंगली. So technically I would say that it is the baby is trying to help you make more milk. So it is just that we need to encourage in feeding that way. So what is the correct position of feeding? So I wouldn't say there's as such of a technical position that should be correct. What is important is कि हम सही तरीके से अपने आप को comfortable रखें. 4 components जो मैं breast feeding में बोलती हूँ is, one is a good latch. बट उसके अलावा द अदर फैक्टर्स दैट वर्क अराउंड विद ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, दैट इज़ मदर्स कंफर्ट. जो एसेंशियल्स हमें चाहिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पिलो चाहिए, चेयर चाहिए, बेड चाहिए, जो चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिवेसी फॉर द मदर, दीज आर ऑल एसेंशियल्स दैट द मदर नीड्स. एंड द थर्ड थिंग इज़ द बेबीज कंफर्ट. इफ़ दीज 3 थिंग्स आर अलाइंड, तो हम आराम से हम देखेंगे कि बेबी इज़ एबल टू गेट दैट गुड लैच, एंड यू विल सी द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ हैपनिंग वेरी बेटर. देखा जाए तो काफ़ी सारे पोजिशंस है, लाइक वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्रेडल होल्ड, वी हैव अ क्रॉस क्रेडल होल्ड, अ फुटबॉल होल्ड, साइड लाइंग, लेड बैक. सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ होल्ड्स दैट वी कैन ऑलवेज अप्लाई. बट हम मदर्स को ये सिखाते हैं कि आप किस पोजिशन में कंफर्टेबल है. आप लेट के पिलाना चाहते हैं, आप बैठ के पिलाना चाहते हैं, पहले अपनी कंफर्ट देखें. Then going with that, if you're comfortable in holding your baby in a particular way, hold the baby in that way. बस ध्यान ये देना है कि baby breast level पे होना चाहिए, so that the breastfeeding can be better and baby can latch better. एक और समस्या ब्रेस्ट फीडिंग में आती है, पेन वाइल फीडिंग एंड क्रैक्ड निपल्स. सो हाउ कैन समबडी टेक केयर और प्रिवेंट एनी ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन?
सो पेनफुल फीडिंग जो कॉमनली बोलते हैं या जो निपल कट्स हो जाते हैं, इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ पुअर लैचिंग ओनली. पुअर लैचिंग जब होता है, इट्स बेसिकली जब बच्चा सिर्फ निपल लेते हैं. और निपल लेने से क्या हो जाता है, बच्चा डजंट रिसीव एनी मिल्क. एक तो वाइल सक्लिंग बेबी इज टेकिंग इन मोर एयर एंड लेस मिल्क, सो द बेबी टर्न्स गैसी ऑल्सो. पैरेलली बेबी को कोई मिल्क ही नहीं मिलता, क्योंकि निप्पल से कोई मिल्क ही नहीं निकलता है. रेसिडुअल मिल्क शायद फ्यू ड्रॉप्स जाएगा. बच्चा बहुत इरिटेटेड होता है. इवेंचुअली जब बच्चा ठीक से सकल नहीं कर पाते, दे टेंड टू बाइटिंग, जिससे वो कट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, सोरनेस हो जाता है, कभी कभी वो कट्स ब्लीड भी हो सकता है. तो वी हैव टू इवेल्युएट कि बच्चा क्यों पहले वो पुअर लैचिंग करते हैं. कभी कभी पुअर लैचिंग कुड बी बिकॉज मदर वॉज ट्राइंग ब्रेस्ट फीडिंग, शी फाउंड इट चैलेंजिंग एंड शी इंट्रोड्यूस्ड अ बॉटल. दैट्स अनदर कॉमन वे वेयर बेबीज लर्न हाउ टू बाइट. What is nipple confusion? सो इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बॉटल इन एन अर्ली स्टेज. जैसे हम न्यूबॉर्न फेज जो बोलते हैं, अगर हम बहुत अर्ली फेज में बॉटल दे देते हैं, दैट इज़ वेयर द निपल कन्फ्यूजन कम्स. सिंपल रीज़न इज़ दैट बॉटल का निपल जो है बहुत एलोंगेटेड होता है एंड ब्रेस्ट का निपल इतना एलोंगेटेड नहीं होता है. प्लस वी डू नॉट हैव एन एरियोला in the bottle. So when the baby tries to latch on to the bottle, they do not have to take an effort, क्योंकि जब हम देते हैं it is an upside down bottle, so the flow can go. So the flow is different from the bottle. जैसे ही upside down करोगी, you will see at least some drop by drop falling. Nowadays you get bottles जिसका flow controlled बोलते हैं. Different types of bottle है, breast type होता है, but there is some amount of milk still coming out. तो जैसे ही आप देंगे बेबी को फ्री में मिल्क मिल रहा है, तो that's when they stopped using the sucking method and then rather they opt for the biting, because गम से जब बाइट करेंगे तो और ज़्यादा फ्लो मिलता है और प्रेशर मिलता है उस बॉटल से. सो दैट इज़ वेयर द निपल कन्फ्यूजन सेट्स इन. सो वी ऑलवेज एंकरेज मदर्स, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे है एंड यू वांट टू इंश्योर योर कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल्स और पैसिफायर्स, बिकॉज पैसिफायर्स भी वही एंटी सकिंग वाला मेथड ही करता है, टू अवॉइड देम, ताकि बच्चा जो है वो निपल कन्फ्यूजन ना करे. क्योंकि एक बिहेवियर हो जाता है निपल कन्फ्यूजन से, देन बेबीज टेंड टू मिमिक द सेम थिंग ऑन द ब्रेस्ट. या तो ब्रेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको बॉटल ही चाहिए, कुछ भी हो जाए बॉटल से ही उनका पेट भरे, या फिर वो एक टेम्पररी फेज के लिए ब्रेस्ट पे आते हैं, ठीक है, या इन अ सिंपलर वे बोलने के लिए मम्मी को बुद्धू बनाने के लिए है. तो they come to the breast, they pacify themselves, but either they will just nibble on it या फिर they'll bite on it because वो प्रेशर से मिल्क नहीं आ रहा है, एंड लास्ट में उनका पेट बॉटल से ही भरता है. तो जो मदर्स मिल्क एक्सप्रेस करते हैं, हाउ शुड दे फीड द बेबी? सो यूजुअली वी रेकमेंड या तो कटोरी चम्मच यूज़ करें या आजकल पालड़ा मिलता है, बट नाउ वीव गॉट सम न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ निफ्टी कप. इट्स अ सिलिकॉन कप, प्रिटी मच सेफ. आजकल के जेनजी कपल्स को थोड़ा सा एक चैलेंज होता है कि कटोरी चम्मच से कैसे पिलाएं या पालड़ा से कैसे करें, क्योंकि वो स्टील का होता है, हम कैसे पिलाएं या बच्चे को चोट लग सकता है. सो द सिलिकॉन कप हेल्प्स द कपल्स एटलीस्ट ओवरकम दैट फियर कि बच्चे को चोट लगेगा. दूसरा चीज़, ये कप में क्या है, एक तो सॉफ्ट है और उसका कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल्क का होता है. तो मानो आप एक्सप्रेस भी करते हो तो व्हेन यू गिविंग इट बाय द कप, वो निपल कन्फ्यूजन वाला फैक्टर नहीं आता है. सो दैट विल हेल्प, बट कीपिंग इन माइंड कि ये प्रोलॉन्ग्ड नहीं चलना चाहिए. कोई भी चीज़ जितना प्रोलॉन्ग रहेगा तो बच्चे को फिर उस चीज़ की आदत लगेगी. और ना सिर्फ मदर को बल्कि फैमिली में भी एक ये चीज़ होती है कि इनका मिल्क ज़्यादा नहीं बन रहा है. सो what are the ways to enhance the milk production in a woman? Boosting milk supply works around again the same factors. One is getting a good latch. जितना बच्चा पिएंगे उसी हिसाब से डिमांड बनता जाएगा, बिकॉज ब्रेस्ट एम्प्टीज विथ एवरी फीड, देन द बॉडी प्रोसेसेस खाली हो गया, अब रिफिल करना है. तो डिमांड एंड सप्लाई विथ अ गुड लैच. अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्टर्स होता है जैसे कि हाइड्रेशन रहना. ब्रेस्ट मिल्क इज़ 90% वाटर, तो आप अच्छे से हाइड्रेट करेंगे तो जाके आपका मिल्क बनेगा. सुपर फूड्स है जिसको हम कैटेगराइज करके बोलते हैं गैलेक्टोगॉग्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे डाइट में. एक गुड रिच डाइट जो बोलते हैं, वी शुड ट्राई इनकलकेटिंग ऑल दीज गैलेक्टोगॉग्स. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्टली इज़ द रेस्टिंग पार्ट, बिकॉज it is there is a fun joke that around mothers हम बोलते हैं, if you're a mother you're technically meals on wheels or meals on heels, but that's not how it's supposed to be. A mother needs that rest. If she rests well, then she can
nicely regenerate the whole process of breast milk and fill up her breast milk so that she can then feed the baby better. Then is like alternate breast feeding should be followed, या सेम ब्रेस्ट में जिसमें ज़्यादा आ रहा है उसी से पिलाना चाहिए, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? जनरली हम लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेट ब्रेस्ट फीडिंग करें. ऑलवेज फोकस कि एक ब्रेस्ट अच्छे से खाली हो जाए. कभी कभी बच्चे जो होते हैं एक ब्रेस्ट से आराम से उनका पेट भर जाता है, बट कभी कभी कुछ मील जैसे मैंने बोला उनको हैवी मील चाहिए था, सो दे विल स्विच फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर, दे लीव द ब्रेस्ट, दे विल आस्क फॉर मोर, देन यू कैन स्विच टू द सेकेंड ब्रेस्ट ऑल्सो. सो इट्स ऑलवेज एनकरेज टू डू ऑल्टरनेट फीडिंग बट गोइंग विथ बेबी लेड, क्योंकि अगर बच्चा ठीक से ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं करे देन द बेबी इज रिसीविंग हाफ एंड हाफ फीड ओनली. राजमा छोले हैवी खाना खाने से अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो बच्चे को गैस हो जाती है? इट्स अ कम्प्लीटली मिथ आई वुड से, बिकॉज मदर का डाइजेस्टिव सिस्टम और बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली अलग है. सो खाना खाने से गैस तो नहीं बनती है, बट हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ होता है यूजिंग डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में बिकॉज इट्स एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल मिल्क में हमारा लैक्टोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड वी ऑल नो अबाउट अ कंडीशन कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो दैट इज़ बेसिकली दैट गैस्ट्रिक ट्रबल आती है. तो जब अगर मदर्स को क्या होता है, देयर इज़ अ मिथ दैट सेज ना दूध से दूध बनता है, खूब सारा दूध पियो, है ना. तो ये बहुत बड़ी मिथ है, दूध से दूध नहीं बनता है, पानी से ज़रूर बनता है. तो मदर्स जो नॉर्मली अगर मानो वो 1 ग्लास या 2 ग्लास जितना पहले से ही लेते हैं उतना ही क्वांटिटी उनको आफ्टर डिलीवरी भी लेना चाहिए, सो दैट वॉट एवर एंड देयर ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट इंटेक शुड बी द नॉर्मल रेंज, बिकॉज एक्सेसिव जब करते हैं द लैक्टोज कंटेंट कैन इंक्रीज इन द ब्रेस्ट मिल्क, एंड देन जो मिल्क हम दे रहे हैं हमारे ब्रेस्ट मिल्क जो हमेशा हमारा लैक्टोज कंटेंट जो है कम रहता है. तो हमारा लैक्टोज कंटेंट जब बढ़ जाता है, जब बच्चा पिएगा तो उसको ऑब्वियसली गैस तो हो ही जाएगा. एक और कॉमन डाउट होता है कि बाल धोने के बाद फीड नहीं कराना चाहिए, बच्चे को ठंड लग जाती है. बिल्कुल नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली मिथ. आई डोंट थिंक सेल्फ केयर शुड कम इन द वे ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. बहुत ज़रूरी होता है, ये तो सेल्फ केयर में आता है कि मदर्स नीड टू शावर और क्लीन देम सेल्फ ऑल्सो. सो ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर मदर ने बाल धो दिया तो बच्चे को कोल्ड लगेगा. इनफैक्ट अगर मदर इज सिक ऑल्सो, वी ऑलवेज एनकरेज प्लीज़ कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी. ऐसा कभी होता नहीं है कि बच्चा बीमार हो जाएगा बिकॉज आप बीमार हो करके, बिकॉज बेबी के लिए मेडिसिन आपका मिल्क ही है. जैसे ही बॉडी को समझ में आता है कि आप बीमार है या बच्चा बीमार है, उसका कंपोजिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप द एंटीबॉडीज विच विल हेल्प द बेबी ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्ट्स द मदर एज वेल ऑल्सो. सो यस, सम पेशेंट्स हु डेवलप फीवर आफ्टर डिलीवरी, उनका ये डाउट होता है कि अब हम फीड नहीं कराएंगे क्योंकि बुखार ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चे को. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ दे कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ फीवर, अगर कोई इन्फेक्शियस साइन है तो जैसे हमने कोविड में एडवाइस किया था, आप अपना हैंड हाइजीन का मास्क लगा के बिल्कुल फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं. दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. आइडियली द सेफ हाइजीन प्रैक्टिस. देन कभी कभार निपल्स पे सफ़ेद दाने हो जाते हैं या बच्चे के मुंह में सफ़ेद दाने हो जाते हैं. सो उसकी क्या रेमीडियल स्टेप्स है और कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो उसको थ्रश बोलते हैं. इट्स एन इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन जैसे बोलते हैं. बहुत ज़रूरी है पहले तो वो हाइजीन मेंटेन करना ब्रेस्ट का. अगर मानो बच्चे को थ्रश हो भी जाता है, वी आस्क देम दे कैन जेंटली क्लीन द बेबीज माउथ बट कंटिन्यू विद ब्रेस्ट फीडिंग. और अगर बहुत ज़्यादा है इन्फेक्शन और समथिंग, देन वी आस्क देम टू मूव ऑन टू कप फीडिंग फॉर सम टाइम टिल इट गेट्स रिजॉल्व, एंड देन दे कैन स्टार्ट रेज्यूम बैक विद द ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल ऑल्सो. हाउ डू वन फीड विद क्रैक्ड निपल्स? Again, अगर वो सिवियर क्रैक्स हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल ऑनसेट दैट कम्स अपॉन सच सिनेरियोज विद मदर्स. तो कट्स बहुत पेनफुल होता है, एंड समटाइम्स व्हेन इट कम्स विद ब्लीडिंग इट इज़ इवन मोर ऑल द मोर ट्रबल, एंड द मॉम गिल्ट विच इज़ अ रियल थिंग दैट कम्स इन, एंड देन मदर फील्स दैट कि अब मैं कैसे फीड करूँ. तो अगर वो बहुत सिवियर पेन है, बहुत सिवियर कट्स है, ब्लीडिंग हो गया है, वी आस्क मदर्स टू स्विच इन टू अ कप फीडिंग, एन ऑल्टरनेटिव मेथड. दे कैन रिमूव, प्रॉबली ट्राई नॉट टू यूज़ अ पम्प, क्योंकि कट्स हो गया है
तो रादर हैंड एक्सप्रेशन करके आप उसको कप से पिला दीजिए, दैट इज़ अ सेफर मेथड. और टिल देन यू कैन यूज़ विद द गायनेक के साथ आप कंसल्ट करके यू कैन यूज़ सम क्रीम्स और यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल, एनीथिंग टू, इवन योर ओन ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो कैन बी अप्लाइड टू हेल्प हील द cuts and the soreness. Once you feel healed, it is important then get back to feeding. But in this case, it's very important seek help from a lactation expert because ultimately वही cause था poor latching. So पहली जब तक आप उस poor latch को rectify नहीं करेंगे तब तक you will see that you're always suffering from the cuts. एक और प्रॉब्लम होता है फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स का. सो निपल्स बहुत अच्छे से बने नहीं होते या उल्टे होते हैं, उस केस में कैसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? So, in this case, first of all, we start giving education in the prenatal preparation. जैसे हमने बोला prenatal preparation में होता है, one part is the baby does its homework, one part is the body has done physiologically, anatomically. Third part is you preparing for it. One is taking classes ताकि we work on it. दूसरा चीज़ हम recommend करते हैं कि after crossing 35 weeks, get your breast evaluation done. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू इवेल्युएट द सेम थिंग, ये कि निपल प्रोट्रूजन ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक है देन गुड, वी वर्क अराउंड विद द नॉर्मल ब्रेस्ट मसाजेस एंड निपल स्ट्रेचिंग. बट अगर इन्वर्टेड फ्लैट रहा, वी स्टार्ट गाइडिंग मदर्स उसी टाइम पे प्रेगनेंसी में, ताकि बाकी के हफ्ते में इट इज़ सेफर फॉर देम. क्योंकि अगर पहले ही हम उसको करते हैं इट माइट कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्री टर्म लेबर. तो इसलिए 35 वीक्स के बाद ही हम इवेल्युएशन करते हैं ब्रेस्ट का. अब मानो मदर हैज़ नॉट इवेल्युएटेड एंड स्टिल, और शी इज स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट इन्वर्जन या फिर फ्लैटनेस, तो वी ट्राई एंड सी अगर हम थोड़ा सा असिस्ट करके लैच करें बाय पर्टिकुलर टेक्निक्स वेयर द मदर कैन होल्ड हर ब्रेस्ट सपोर्टेड एंड गेट द बेबी टू लैच ऑन. मतलब थोड़ा सा एक ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है मदर को. अदरवाइज वी कैन यूज़ असिस्टिव एड्स लाइक निपल शील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, निपल पुलर्स यूज़ कर सकते हैं, वेयर वी कैन हेल्प इन द लेंथनिंग ऑफ द निपल बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड. क्योंकि जितना लंबा हो जाएगा फिर वही है, द बेबी गेट्स यूज्ड टू इट and then it becomes again challenging. What is exclusive breastfeeding and कब तक कराना चाहिए? Exclusive breastfeeding is where the baby is completely on mother's milk and absolutely nothing else is given. No prelactal feeds, no formula, no water, nothing. And ideally we recommend, it is a recommendation by UNICEF and WHO, that the mother needs to breastfeed for the benefit of the baby and the mother at least for the first 2 years of life. हम बोलते हैं उसको first 1000 days, which includes from conception. But exclusively कब तक कराना चाहिए? It is exclusive up to 6 months. फिर 6 months के बाद जैसे ही हम लोग solids introduce कर लेते हैं, you can still continue with the breastfeeding because even though solids start हो जाता है, that's a different way of giving nutrition to the baby. But food is for fun for the first 6 months for the baby, at least till they come to the age of 1 year. Once they cross 1 year of age, they are settled and they come onto the family pot, जो हम बोलते हैं ना, having the same food as the family only. तो अलग से baby food नहीं बन रहा है. So then after, then you can still continue on and off when required only for the baby. So up to 2 years, you can then continue the breastfeeding journey. What is your opinion on formula feeding? Ideally, formula feeding, I would say, is recommended only for mothers who have a real dire emergency. It is not a real recommended method of feeding, but if there is a particular condition, like if the mother is suffering from something, medical emergencies, and she cannot breastfeed, she's on some medications which is not breastfeeding friendly. So these are scenarios where हम बोलते हैं कि ठीक है, you can opt for a formula and then you can go ahead, because baby को हम बिना nutrition का तो छोड़ नहीं सकते. But otherwise it is always recommended जितना आप breastfeed कर सकते हो वो आपके health benefits के लिए भी बहुत अच्छा होता है, and it helps the baby also. So but what about working mothers? उन्हें काम पे जाना होता है तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. So it is, I would say again, सबका personal choice होता है. So any mother who opts for a formula method, पहली चीज़ तो I think it's very important, it is their right to get the information on the pros and cons on formula and methods of feeding the formula, कि किस scenario में उनको formula introduce करना है, कैसे introduce करना है, कितना quantity लेना है. So that right information should go from the medical team from them. Then we have to see now how they can balance.
their journey कि उनका circumstances क्या है, so how many times the formula is going and all of that. सो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, हाउ कैन वर्किंग मदर्स कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग? So working moms, if they would like to continue breastfeeding, I would encourage mothers कि हम guide करते हैं before they start work itself कि how they can involve into pumping, कि कितने बार पंप करना चाहिए उनका, for how many hours they are away from their baby. Based on that they might have to involve in 1 or 2 pumping sessions. एंड देन वील हैव टू ऑल्सो गिव देम द स्टोरेज गाइडलाइंस कि उसको वहाँ पे कैसे, वर्क प्लेस पे कैसे स्टोर करना है, कम्यूट कैसे करना है बाय कीपिंग द ब्रेस्ट मिल्क सेफ. देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस दैट वी हैव टू एंश्योर दैट द मदर्स फॉलोइंग एंड देन दे कैन ऑलवेज कंटिन्यू. सो जो एक्सप्रेस मिल्क होता है उसको कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं? आइडियली रूम टेम्परेचर पे वो हम बोलते हैं 4 to 5 hours इज़ अ सेफ मेथड एज पर CDC गाइडलाइंस. बट अगर हम उसको फ्रिज मेथड पे स्टोरेज करते हैं देन एटलीस्ट अप टू 48 hours इट इज़ स्टिल सेफ फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन. तो जब भी कोई मदर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, मिल्क एक्सप्रेशन, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थंब रूल इज़ लेबलिंग इट डेट एंड टाइम, ताकि आप जब स्टोरेज मेथड करते हैं, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो, फ्रिज हो या फ्रीज कर देते हो, यू हैव टू नोट इट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रोजन मिल्क कैन बी यूज लाइक अगर डीप फ्रीजिंग कर लेते हैं, यू कैन कीप इट स्टोर्ड फॉर गुड कपल ऑफ मंथ्स, लाइक 3 to 6 months एटलीस्ट ऑल्सो. जैसे काफ़ी मदर्स जो वर्किंग मॉम्स होते हैं उन लोग पहले से ही एक स्टैश बना के रखते हैं कि आगे जाके व्हेन आई गेट बैक टू वर्क वी कैन ऑलवेज यूज दैट फ्रोजन मिल्क. तो फ्रोजन मिल्क खराब नहीं होता? नहीं. एक और चैलेंज आता है व्हेन देयर इज ट्विन डिलीवरी. सो 2 बच्चों को फीड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है. हाउ डू यू काउंसिल वुमेन हु हैव ट्विन बेबीज? So first and foremost, I tell the mother that whether it is 1 baby or 2 babies or even 3 babies, the body knows कि आपके कितने बच्चे हैं और कितना मिल्क प्रोड्यूस करना है. दूसरा चीज़, वी कैन ऑलवेज एड देम कि अगर उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि कैसे मैनेज करेंगे बट उनको ब्रेस्ट फीड ही करना है, तो वी एनकरेज देम कि 1 baby दे कैन डू ब्रेस्ट फीडिंग and then the next feed they can alternate with the next baby. So they need a good support system घर पे, either hire help or have that family support so that 1 baby जब तक बच्चा breast feed कर रहा है, the other baby can be taken care with the cup feeding also with the mother's breast milk only. दिक्कत ये होता है कि sometimes the family support also is a little, they find it a little overwhelming, so they might switch to a bottle. तो यही सारे information उनको guide करना है कि how they can manage up and how which way they can do it, keeping in mind कि सब लोग comfortable है. दैट्स राइट. हमने देखा है कि बहुत बार इवन इफ द वुमेन इज़ वेल काउंसल्ड, उसने सारी क्लासेस लिया, सब पता है, उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन लिया, बट समाउ एनवायरनमेंट में इतना सपोर्ट ही नहीं होता कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज कर सके. सूनर और लेटर दे शिफ्ट टू फॉर्मूला फीडिंग बिकॉज ऑफ द रीजन दैट एवरीबडी सेज दैट योर मिल्क आउटपुट इज inadequate. सो बूस्टिंग द मोरल ऑफ द women इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इंश्योर दैट ब्रेस्ट फीडिंग लंबा चले, विच इज गुड फॉर द बेबी ऑल्सो एंड द मदर ऑल्सो. It is very important, ma'am. I would say in this case, boosting the mother's morale, it will be best if one mother can support another mother. So we always encourage mothers to join some peer groups or support groups जहाँ पे mothers can talk about it openly. They feel heard, they feel supported, है ना. Sometimes it is not that कि घर से support नहीं मिलता है, but there is something होता है ना, the same ship you're sailing in. So it is like I feel you. So when there's one mother going through something, there's another mother, she'll be like, I've also gone through it, don't worry, you'll also get past it. So coming on to some serious complications that happen with breastfeeding, breast abscess, कि दूध की गांठ बन जाती है जो इन्फेक्ट हो जाती है. So how can somebody prevent that? Again, it starts with the good latch only, definitely, because जो भी challenges हम बात करते हैं in breastfeeding, they all starts with the poor latch only. But हाँ, sometimes yes, it results in baby not emptying the breast well. धीरे धीरे वो गाढ़े बन जाते हैं. अगर गाढ़े रिलीज नहीं किया जाता या ट्रीट नहीं करते हैं, that is when it further settles and hardens and then it becomes an infection. So in case of that also, एक तो हम लोग first thing we guide them to the gynecologist कि पहले देखिए अगर वो मेडिसिन से ट्रीटेबल होता है कि नहीं. And then we try encouraging the mother with frequent expressions, breast mobility exercise, where we can help aid loosen up those lumps and express it out. The mother can still continue breastfeeding. There is no harm in it.
बट अगर मानो देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट, देन दैट इज व्हेन समटाइम्स गायनेकोलॉजिस्ट आई seen that they recommend कि या तो सर्जरी करे, तो मदर इज जस्ट गिविंग अप एंड शी इज नॉट एबल टू डू इट. एटलीस्ट इट इज़ अ प्रिवेंटिव वे कि ज़्यादा वो और हिंडर नहीं करे ब्रेस्ट फीडिंग में. बट येस, फिर पोस्ट ऑप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जा सकता है. देन स्टोनी हार्ट ब्रेस्ट, बहुत बार क्या होता है मिल्क आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली डे 3 ऑनवर्ड्स, जिसकी वजह से फीवर भी आता है, इंगॉजमेंट भी होती है, पेशेंट बहुत पेन में हमारे पास आते हैं. सो हाउ कैन समबडी प्रिवेंट दैट? अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ध्यान दें कि वो हाइपरलैक्टेट कर रही है, इज़ इट अ हार्मोनल थिंग, पहले वो रूल आउट करेंगे. बहुत कम होता है, काफ़ी मदर्स जिसको हार्मोन इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो हाइपरलैक्टेट कर लेते हैं. एक हो सकता है दैट द बेबी इज़ नॉट फीडिंग दैट वेल, मे बी और नॉट एम्पटिंग द ब्रेस्ट if it is not a hyperlactation condition. So it must be either the baby is not emptying. So in that case they can always feed the baby well, one work around the latching. Second thing is अगर वो लीकेज कर रहे हैं या excessive milk हो रहा है, they can always use it and store it also, which will help them in preventing and leading to an engorgement also. देन रेडनेस हो जाती है ब्रेस्ट की और साथ में फीवर आना, मेस्टाइटिस जिसे कहते हैं. इज इट रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग और इज इट टोटली एन अनरिलेटेड थिंग? Definitely related. It is basically where your engorgement was not addressed well and it was not treated. Like you have probably either ignored it thinking गांठें तो normal होती है. काफ़ी mothers को बोला जाता है कि if you do not have a hard breast, you do not have lumps forming and all, you should feel feverish. They try to normalize these features and say that if you don't feel that, that means you're not making enough milk. So first thing we need to make them understand that this you should not feel, because अगर आप वो कंडीशन पे आ रहे, that means you're not feeding well actually. Your breast is not emptying well. So it is part of that. It is basically engorgement से लेके कैसे जर्नी होता है towards the breast abscess mastitis वाला जर्नी. So we need to ensure कि हम पहले ही उसको कट ऑफ करें ताकि मदर वहाँ तक ना पहुँचे, because it's a very painful journey, and then getting them back to breastfeeding from there becomes even more difficult. Then there's something called breast milk or breastfeeding jaundice. So वो बच्चे के लिए जो बच्चे में jaundice डेवलप होता है, how is it related to breastfeeding or breast milk? सो अगेन अगर बच्चा ठीक से फीड नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स इफ दे आर फीडिंग देयर यूरिन आउटपुट इज़ व्हाट वी आस्क देम टू मॉनिटर कि बच्चा सफिशिएंट फीड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. So that is based on how they feed well. So when their urine output is lesser, that means they're not feeding well, and there is more likely that they can develop jaundice. Jaundice का अलग एक और factor होता है based on the blood grouping of the parents as well also. That is one factor. Second thing is अच्छा सा नहीं feed लेना. That is another output that we work around with in terms of jaundice. So that's why हम encourage करते हैं कि जितना हो सके feed करो बेबी को, ताकि वो jaundice, जिन बच्चों को jaundice हो जाता है, हम बोलते हैं feed करो ताकि बच्चा अच्छे से यूरिनेट करे एंड द बिलिरुबिन कैन ड्रॉप डाउन एंड दे कैन गेट बेटर फ्रॉम जॉन्डिस. एक और फीडिंग चैलेंज होता है उन वुमेन में जिनके बच्चे नर्सरी में होते हैं फॉर वेरियस रीजंस, फॉर प्रीमेच्योरिटी और बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन इन द बेबी. सो हाउ डू दे इंश्योर कि उनके बच्चों को ब्रेस्ट फीड मिले और अच्छे से मिल पाए? अगेन वी हैव टू फर्स्ट सी कि अगर से मानो प्रीटर्म है या IUGR है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट काउंसलिंग द मदर, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर एनी मदर टू सी कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है. तो काफ़ी बार ऐसा होता है उस सिनेरियोज में वेयर मदर्स बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्ट्रेस एंड दैट सेपरेशन एंग्जाइटी दैट बोथ ऑफ देम गो थ्रू, उनके पास वो मिल्क प्रोडक्शन ठीक से बनती नहीं है. दैट इज स्ट्रेस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन ड्रॉपिंग द मिल्क सप्लाई. तो उनको काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका मेंटल वेलबींग को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा चीज़ वी एनकरेज मदर्स कि अगर बच्चा पी सकता है तो वो आके विजिट करें बच्चों को, NICU जहाँ पे भी उन बच्चों को रखा रहता है, टू फीड द बेबी. एंड वी एनकरेज देम टू डू लॉट्स ऑफ KMC, दैट्स द स्किन टू स्किन, कैंगरू मदर केयर जिसको बोलते हैं. दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग द मिल्क सप्लाई इन सच स्पेशल सिनेरियोज. बाकी इफ़ इन केस आप अगर बच्चा डायरेक्टली लैच नहीं कर पाता है NICU में, हम एनकरेज करते हैं मदर्स को स्टार्ट यूजिंग द पम्प. अगर मिल्क फ्लो अच्छा है एंड इट इज़ कम एट अ डिफरेंट फेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन स्टार्ट विद पम्प एंड देन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ऑन अ रेगुलर वे ताकि सप्लाई बरकरार रहे. आपने बीच में बात किया था क्लस्टर फीडिंग के बारे में. सो व्हाट इज़ क्लस्टर फीडिंग एंड हाउ डज इट कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ द बेबी? कब कब होती हैं ये सब चीज़ें कि एक वुमेन को पता हो दैट शी हैज़ टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट दिस इज़ द टाइम फॉर क्लस्टर फीडिंग?
So first of all, first episode of cluster feeding happens in the second, third day, fourth day. That's because एकदम drastically उनका वो stomach size grow कर रहा है. So that is when the babies wants more milk. कि 5 ml पहले ले रहे थे पहले दिन and then धीरे धीरे वो 20-30 ml पे आ गए. तो वहाँ पे first episode आ जाता है. Then they will slowly start probably after around 3 or 4 weeks. Some babies depending कैसा breastfeeding stabilize हो रहा है, अगर वो स्टेबलाइज हो रहे देन आइडियली आई वुड से ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स होता है, दैट इज विच अकर्स एवरी 6 वीक्स पे. ये यूजली इसीलिए होता है क्योंकि बेबी का या तो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव हो रहा है या फिर सडनली द बेबी स्टमक इज ग्रोइंग अगेन इन साइज और उनका डिमांड बढ़ जाता है. So they ask very frequently and the gap is pretty much lesser, like it's little tiring for the mother, but it's basically because the baby wants to work up. I think, Manisha, we have covered almost all aspects of breastfeeding, and I'm sure जो हमारे viewers इसको देख रहे हैं, they'll feel more empowered and more motivated to breastfeed their child. If you have any message for the new mothers, please. Breastfeeding is definitely not a painful journey, and I would say breastfeeding is all about 90% determination and 10% science. That's the best formula to explain about breastfeeding. So please don't be hesitant कि आप breastfeed नहीं कर सकते हो या आपको किसी और तरीके से ही आपको survive करना पड़ेगा. You are a wholesome provider for the baby, so it is a good journey. If you need help, I would say always seek help. जब आपको लगता है कि breastfeeding आपका journey में दिक्कत आ रहा है या कोई hindrance आ रहा है या आपको support चाहिए. Well, thank you so much for coming here and clarifying all our doubts. अगर आपके भी कोई सवाल हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और आप एक न्यू मॉमी है जो जानना चाहते हैं कि कैसे आप मोटिवेटेड रहें कि आप अपने बच्चे को पूरे 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा पाएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर पूछें. वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड यू कैन सीक अ लैक्टेशनल काउंसलर फॉर एनी सपोर्ट दैट यू वांट ड्यूरिंग दिस पीरियड. If you like our podcast, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.